देखिए, साड़ी जो है वो हिंदुस्तान की पहचान है और हम सभी को अच्छी लगती भी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि संस्कृति भी हमारी यही है। इससे पहनकर मैराथन दौड़ने के बारे में कोई सोच सकता है यहां पर? बिल्कुल आप में से कोई जो सीरियसली जो लग रहा है ना, देखिए सबको यही लगेगा कि साड़ी पहनकर मैराथन नहीं हो सकता, लेकिन इसे पहनकर मैराथन में दौड़ने की सोचना आसान तो है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है। ऐसे ही कुछ सवाल थे ब्रिटेन में रहने वाली मधुस्मिता के सामने। उन्होंने इसे सवाल मानने के बजाय चुनौती ही मान लिया। फिर क्या हुआ, गीतिका बताएंगे। बिल्कुल, फिर हुआ ये कि उन्होंने एक खास साड़ी को मैनचेस्टर मैराथन 2023 के मौके पर न केवल पहना, बल्कि उसी साड़ी में 42 किलोमीटर से ज्यादा की दौड़ लगा दी। भाई, मैराथन में भले ही वो पिछड़ गई हो, लेकिन अपने हौसले और हिम्मत से वो शोहरत में अव्वल आई हैं। जिंदगी में कभी कभी जीत नहीं, जज्बा बड़ा होता है। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की मधुस्मिता जीना दास उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने इसी मंत्र को अपनाते हुए साड़ी पहनकर ही मैनचेस्टर मैराथन में दौड़ना शुरू किया, तो सभी की नजरें उन पर आकर टिक गई। ओडिशा से ताल्लुक रखने वाली मधुस्मिता ने संबलपुरी साड़ी पहनकर 42.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। इसके लिए मधुस्मिता ने कुल 4 घंटे 50 मिनट का वक्त दिया। जबरदस्त बात यह है कि इस दौड़ के दौरान न केवल लोग उन्हें देखकर हैरान होते रहे, बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी करते रहे। और फिर जब मैराथन का वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो मधुस्मिता अपने इस अंदाज की वजह से छा गईं। उनके वीडियो पर कई रिएक्शंस आए, जिसमें ज्यादातर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कई ट्विटर हैंडल से मैराथन के वीडियो को शेयर किया गया। मधुस्मिता के अंदाज की तारीफ की गई। ट्वीट में कहा गया, मधुस्मिता जीना एक भारतीय हैं जो ब्रिटेन के मैनचेस्टर में रहती हैं। मैराथन 2023 में एक सुंदर संबलपुरी साड़ी में गर्व से अपनी भारतीय विरासत को प्रदर्शित करते हुए आराम से दौड़ लगाती हैं। वो अपनी भारतीय विरासत को पेश करती हैं और पोशाक के लिए एक आकर्षक दृष्टिकोण भी पेश करती हैं। मधुस्मिता इससे पहले भी कई मैराथन और अल्ट्रा रन में हिस्सा ले चुकी हैं। हालांकि इस बार साड़ी में दौड़ने को चैलेंज मानकर ये कोशिश की, जिसकी वजह से वो अब सुर्खियों में है और हिंदुस्तान से लेकर 7 समंदर पार तक उनकी जय जयकार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे साथ खुद मधुस्मिता जुड़ चुकी हैं। मधुस्मिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। देखिए, मैं खुद एक साड़ी लवर हूं और मुझे आपकी साड़ी बहुत पसंद आई है, पहली बात। दूसरा ये कि आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन बनी है। हम लोग भी अगर मैराथन में जाएं तो हम साड़ी पहन के दौड़ सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें टिप्स दीजिए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आप साड़ी पहन के मैराथन में रन नहीं कर सकते। आप नॉर्मली भी कई लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन ये कितना चैलेंजिंग आपके लिए था और क्या ये कंफर्टेबल है या नहीं? नमस्ते। पहली बात, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो माफ करना। एंड तो जनरली मैं शॉर्ट्स या ट्रैक्स पहन के दौड़ती हूँ, तो मैं काफी मैराथन दौड़ चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ चैलेंजिंग, कुछ डिफरेंट चैलेंज ले जाओ। तो मैंने सोचा कि साड़ी पहन के मैं दौड़ूंगी। इजी नहीं था बिकॉज वो साड़ी को उठाना पड़ रहा था, और जब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो गीला होगी मैं, तो इसलिए तो इजी नहीं है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो पहले आप ट्रेडिंग करो ट्रैक्स पहन के, उसके बाद साड़ी पहन के थोड़ा थोड़ा ट्राई करो कि हो सकता है या नहीं। बिल्कुल मधुस्मिता, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ब्रिटेन में खास करके आप साड़ी पहन के वहां पर रन कर रही थी, बहुत बड़ी बात। हालांकि स्नीकर्स भी आपने पहन रखा था, लेकिन ये बताइए कि ये ड्रेपिंग का स्टाइल ये कैसा रहा होगा आपका? क्योंकि यूजुअली जब हम साड़ी पहनते हैं तो उसकी ड्रेपिंग एक अलग होती है, लेकिन मैराथन के लिए क्या आपने अलग तरह से कुछ ड्रेपिंग की थी कि ताकि रन के दौरान कोई दिक्कत ना हो? नहीं, मैंने जस्ट रेगुलरली ड्रेपिंग किया था, जैसे मैं पहनती हूँ। सिर्फ थोड़ा उसका स्कर्ट जो अंदर डालते हैं वह मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया था, ताकि मैं स्नीकर्स पहन सकती हूँ, और थोड़ा सा साड़ी मैंने ऊपर कर दिया। पर जनरली मैंने सोचा कि जैसे हम रेगुलरली पहनते हैं वैसे ही मैं दौड़ूंगी। मधुस्मिता,
मेरा सवाल कम एक सजेशन है आपके लिए कि एक ना सॉन्ग है, इंडियन सॉन्ग है, आपने सुना होगा, माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, प्रियंका चोपड़ा का सॉन्ग है। तो आपको उस पर एक शो रील बनानी चाहिए, एक रील बनाइए साड़ी पहन के दौड़ते हुए, बहुत ही ज्यादा वायरल होगी। और जो कमेंट्स आ रहे हैं ना आपकी इस पूरी वीडियो के नीचे, बहुत ही मजेदार कमेंट्स हैं, रिएक्शंस बहुत फनी है। लोगों ने कहा कि देसी गर्ल इन साड़ी अवतार। तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया मधुस्मिता जी हमसे बात करने के लिए। मधुस्मिता हमारे साथ मौजूद थी। फिलहाल एक शानदार खबर अब आपको बता देते हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में रामलला की मूर्ति को लेकर एक बड़ी खबर आई है और ये शानदार खबर हम आपको बता दें कि कर्नाटक की कृष्णशिला को तराश कर रामलला की मूर्ति को बनाया जाएगा। देखिए, तमाम शिलाएं वहां पर पहुंची। आपसे कुछ दिन पहले नेपाल से भी शिलाएं वहां पर लाई गई थी, लेकिन तब भी ये तय नहीं था कि क्या उन्हीं शिलाओं से रामलला की मूर्ति बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि शिलाएं तमाम जगहों से आ जरूर रही हैं, लेकिन वापस से एक बार वहां पर उनकी टेस्टिंग हो रही है। तो मुझे लगता है जो टेस्टिंग में फाइनल हुआ है, टेस्टिंग में फाइनल यही हुआ है कि जो कर्नाटक की कृष्णशिला है उसी को तराशा जाएगा और उसी से रामलला की मूर्ति को बनाया जाएगा। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज करेंगे नक्काशी और कर्नाटक की यह शिला है कृष्णशिला, इसी को तराश कर भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति को बनाया जाएगा। चलिए, बात रामलला की कर रहे हैं तो 23 अप्रैल को अयोध्या में रामलला का जलाभिषेक होने जा रहा है और इसके लिए पूरी दुनिया के 155 देशों की नदियों से जल अयोध्या लाया गया है। जी हां, भव्य श्री राम मंदिर के गर्भगृह में 2024 के मकर संक्रांति के दिन रामलला को प्रतिष्ठित करने का कार्यक्रम है। उसके ठीक बाद भक्तों को प्रभु श्री राम के दर्शन भी होने लग जाएंगे। मंगल पवन अमंगलहारी प्रभु दशरथ अचर बिहारी। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। करीब आ रही है शुभ बेला, राम भक्तों का लगेगा मेला। प्रभु श्री राम के भव्य जलाभिषेक की तैयारियां पूरी, तय हो चुका है शुभ दिन में शुभ मुहूर्त। 23 अप्रैल को 155 देशों की नदियों के पवित्र जल से रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जलाभिषेक का भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। राम मंदिर एक ऐसा सपना जिसे सिर्फ अयोध्या वासियों ने ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने अपनी आंखों में संजो कर रखा था। इंतजार सिर्फ इस बात का था कि कब रामलला का भव्य मंदिर बनेगा और लोग दर्शन कर सकेंगे। मंदिर बनने भी जा रहा है। इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को राम मंदिर प्रांगण का जलाभिषेक करेंगे। 155 देशों से जो पवित्र जल भारत लाया जा रहा है, उनमें रूस, न्यूजीलैंड, पेरू, नेपाल, ओमान, उज्बेकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, वियतनाम, जाम्बिया, रोमानिया, स्वीडन, नीदरलैंड, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, यूक्रेन समेत 155 देश शामिल हैं। हर एक देश के जल को तांबे के लोटे में सील पैक करके रखा गया है। हर एक लोटे पर उस देश का नाम और झंडे का स्टिकर भी लगा है। 155 देशों से जल लाने का काम आज से नहीं, बल्कि 3 साल पहले यानी 2020 में ही शुरू कर दिया गया था। पिछले 2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद, और वो भी कोरोना काल में, जब लोग एक देश से दूसरे देश जा नहीं सकते थे, यात्राएं नहीं कर सकते थे, उस समय प्रभु श्री राम के अंदर अपने अटूट विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने टीम वर्क के नाते मैंने दिल्ली के सर्वमान्य गैर सरकारी संगठन एनजीओ दिल्ली स्टडी ग्रुप के तत्वाधान में इस महाअभियान को पूरा किया है। एक तरफ मंदिर निर्माण से जुड़े लोग दिन रात राम काम में जुटे हैं ताकि मंदिर निर्माण का काम वक्त पर पूरा हो सके, तो दूसरी ओर उस शुभ घड़ी का भी इंतजार बेसब्री से हो रहा है जब रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे।
जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दिन मंदिर के गर्भगृह में रामलला को प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले 23 अप्रैल को जलाभिषेक का भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक कॉरिडोर के बाद अब असम के मां कामाख्या देवी मंदिर का कायाकल्प होने जा रहा है। साथ ही ऐसी व्यवस्था करने का प्लान है कि श्रद्धालुओं को आसानी से मां का आशीर्वाद मिल सके। आपको बता दें कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि आने वाले वक्त में मां कामाख्या कॉरिडोर की तस्वीर कैसी होने वाली है। असम में नीलगिरी पर्वत पर मौजूद कामाख्या देवी मंदिर मां की 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत मानी जाती है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्तिपीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। इस धाम से ब्रह्मपुत्र का वेग जुड़ा है। नीलांचल की गोद में बसा ये वो मंदिर है जहां नारी शक्ति का उत्सव होता है। अब मां का ये सिद्ध धाम जल्द ही नए और भव्य स्वरूप में नजर आने वाला है। क्योंकि श्री काशी विश्वनाथ महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर मां कामाख्या देवी मंदिर का विकास होगा। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस वीडियो में मां कामाख्या देवी मंदिर के विकास का पूरा ब्यौरा दिया है। नीलांचल पर्वतों के इस भाग में मुख्य मंदिर तो मां कामाख्या का ही है, लेकिन परिसर में और भी कई मंदिर हैं, जिनमें मां छिन्नमस्ता, मां काली, मां तारा, मां केदारेश्वर देवालय मंदिर, मां सिद्धेश्वर मंदिर, मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर, मां बगलामुखी जैसे मंदिर शामिल हैं। अब मां कामाख्या देवी कॉरिडोर में इस तरह के तमाम मंदिर शामिल किए जाएंगे, यानी स्वरूप सिर्फ कामाख्या देवी मंदिर का ही नहीं बदलेगा, बल्कि दूसरे तमाम मंदिरों को भी नया रूप मिल जाएगा। हर मंदिर में प्रवेश करने वालों के लिए सुगम और चौड़ा रास्ता बनाने की भी तैयारी है। भक्तों की तादाद को ध्यान में रखते हुए कामाख्या कॉरिडोर में पार्किंग और सुगम दर्शन का इंतजाम भी होगा। कहते हैं मां के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। जो भी भक्त सच्चे मन से मां से मुराद मांगता है, उसकी पुकार मां अवश्य सुनती हैं, उसके दुख दर्द हर लेती हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अब मां का आशीर्वाद मिल चुका है और जल्द ही मां कामाख्या का भव्य और दिव्य दरबार आपके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आस्था के साथ उत्साह की। तमिलनाडु में चिथिरई उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नए साल के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर मदुरई और त्रिची में भव्य आयोजन किया जा रहा है। 15 दिनों तक चलने वाले इस चिथिरई महोत्सव की शुरुआत मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में होगी। यहां ध्वजारोहण के बाद पूरे तमिलनाडु में चिथिरई महोत्सव का आगाज हो जाएगा। ये तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरई की हैं, जहां चिथिरई महोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। 15 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। महोत्सव के लिए घोड़ों और मूर्तियों की सजावट की जा रही है। मान्यता है कि भगवान विष्णु अपनी बहन और भगवान सुंदरेश्वर के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए सुनहरे घोड़े पर सवार होकर गए थे, जिसके बाद से ही इस उत्सव को तमिलनाडु में चिथिरई के रूप में मनाया जाता है। चिथिरई महोत्सव से जुड़ी ये दूसरी तस्वीर तमिलनाडु के त्रिची की है। यहाँ चिथिरई महोत्सव को लेकर भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए।
आपको बता दें कि नए साल के प्रतीक के रूप में इस त्योहार को पूरे तमिलनाडु में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इसे तमिल कैलेंडर के मुताबिक साल का पहला महीना मानते हैं, जो अप्रैल और मई के महीने के बीच में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप अप्रैल के महीने में दक्षिण के मंदिरों के दर्शन का प्लान कर रहे हैं ना, तो IRCTC आपके लिए बेहद शानदार टूर पैकेज लेकर आया है, जिसमें आपको भारत गौरव ट्रेन से यात्रा का मौका करने का मौका मिलेगा, वो भी खास सुविधाओं के साथ। बिल्कुल, आपको बता दें कि सबसे अच्छी सुविधा तो ये है कि अगर आप इस यात्रा पर जाना चाहते हैं और इस वक्त आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, तो यहाँ टूर पैकेज के लिए EMI की भी व्यवस्था की गई है। भारत में धार्मिक टूरिज्म को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके जरिए एक तरफ तो लोग अपनी धर्म संस्कृति से जुड़ते हैं, तो दूसरी तरफ टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से नए अवसर भी पैदा होते हैं। धार्मिक टूरिज्म के लिए भारतीय रेलवे ने कई पहल की है। भारत गौरव यात्रा ट्रेन उन्हीं में से एक है। अब इस दिशा में एक और कदम IRCTC ने बढ़ा दिया है। दरअसल दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों की सैर करवाने के लिए शानदार टूर पैकेज का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस टूर पैकेज में आपको किन पर्यटन स्थलों में जाने का मौका मिलेगा। IRCTC के मुताबिक इस यात्रा में आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, तिरुपति बालाजी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर घूम सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा आपको कन्याकुमारी और रामेश्वरम जाने का भी मौका मिलेगा। ये पूरी यात्रा 11 दिन और 10 रात की होगी। इस यात्रा के लिए इकोनॉमी यानी स्लीपर क्लास से लेकर कंफर्ट यानी सेकंड AC क्लास तक के पैकेज की सुविधा दी गई है। स्लीपर क्लास या इकोनॉमी क्लास के लिए प्रति व्यक्ति किराया 21,010 रुपए है। थर्ड AC का किराया करीब 35,000 रुपए, सेकंड AC या कंफर्ट क्लास का किराया करीब 47,000 रुपए। इसमें इकोनॉमी श्रेणी के लिए स्लीपर के कोचेस लगाए गए हैं, जो एक और इसमें कंफर्ट श्रेणी बनाया गया है, उसमें जो है सेकंड AC का कोच एक लगाया गया है, एक और थर्ड AC के लिए एक और कैटेगरी बनाई गई है। इसमें जो जहाँ भी यात्रा जाएगी वहाँ जो रुकने का अरेंजमेंट होगा, उसके हिसाब से ये इसके लिए जो फेयर रखा गया है, जो यात्रा की जो लागत लगेगी 21,000 के आसपास जो है, जो आपकी इकोनॉमी श्रेणी की यात्रा है 10 रात्रि और 11 दिन की यात्रा, इससे किफायती दर में कहीं से भी आप नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आप पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं और पैकेज आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है, तो यहाँ आपके लिए EMI की भी सुविधा है। तो अगर आप भी इस सफर पर जाना चाहते हैं, तो 30 अप्रैल को गोरखपुर से ट्रेन रवाना होगी। वक्त कम है, तैयारी शुरू कर दीजिए। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, गुड न्यूज टुडे। वक्त के साथ साथ ड्रोन को लेकर नई तकनीक का इजाद हो रहा है, क्योंकि दुनिया ये समझ गई है कि ड्रोन के मायने क्या है, जरूरत क्या है। ये ड्रोन कृषि से लेकर रक्षा के क्षेत्र में मददगार साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए ड्रोन को लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम लगातार जारी है। भारत में भी हर तरह का ड्रोन बनाया जा रहा है। देश में ड्रोन के विकास की रफ्तार बता रही है कि भारत दुनिया का ड्रोन हब बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ड्रोन तकनीक के मामले में भारत नए नए आयाम हासिल कर रहा है। आज भारत में हर किस्म के ड्रोन का निर्माण हो रहा है, जिनका इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं देश के अंदर, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हर क्षेत्र में ड्रोन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आम जन का ध्यान रखा जा रहा है, उसकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, और इसीलिए ड्रोन हब के तौर पर लगातार जो है वो भारत को विकसित करने की कोशिश भी की जा रही है। भारत की ड्रोन शक्ति से रूबरू कराने के लिए हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने गुरुग्राम के एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का दौरा किया और वहां पर बनने वाले ड्रोन्स के बारे में विस्तार से जाना। वक्त के साथ हर क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है, तो नए नए ड्रोन के विकास की राह भी खुलती गई है। गुरुग्राम के इस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में कई तरह के ड्रोन्स का निर्माण होता है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये एक ही दिन में करीब 20 से 25 एकड़ क्षेत्र में फर्टिलाइजर का छिड़काव कर सकता है।
एग्रीस्टार जो है ये हमारा एक किसान ड्रोन है एग्रीकल्चर स्प्रे के लिए। इस ड्रोन की खासियत क्या है, इसमें एक तो अभी 10 लीटर का टैंक लगा है, तो जितने भी अब आगे हम मूव कर रही है हमारी पूरी इंडस्ट्री फर्टिलाइजर की, केमिकल की, कि नैनो ड्रोन्स यूज हो लिक्विड वाले। तो अगर हम लिक्विड फर्टिलाइजर्स, लिक्विड केमिकल्स की तरफ अगर बढ़ चुके हैं जिनका छिड़काव होना होगा, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस टाइम पे एकदम सबसे सक्षम है और सबसे आगे है इनको स्प्रे करने के लिए। क्योंकि ये एक ड्रोन अगर आप एक दिन ले जाएं, एक गांव में ले जाएं, तो ये 20 से 25 एकड़ एक दिन में कवर करके आ सकता है, जहां नॉर्मल जो हमारी किसान लेबर रहती है वो 2 से 3 एकड़ ही अचीव कर पाती है। ये सेंटर ड्रोन डिजाइन करने के साथ साथ लोगों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। यहाँ डिजिटल मैपिंग का सर्वे कराने वाला ड्रोन भी मौजूद है, जो प्रॉपर्टी का डिजिटल मैप तैयार करता है। देखिए कैमरा लगा हुआ है नीचे, एक सोनी का हमने सेंसर लगाया है, ये सोनी A6000। ये जाकर इस टाइम पे हमारे 50 से ऊपर टीम इस टाइम पे यूपी, कर्नाटका, गुजरात में एक स्वामित्व स्कीम है पीएम मोदी जी ने इंट्रोड्यूस करी थी, जहां पे घरोनी डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे लोगों को। तो ये वो हमारा सर्वे मैपिंग का ड्रोन है जो इंडिया में बना है, और जाकर अब ये ड्रोन आगे जाकर लोगों की मदद करेगा उनको लैंड रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी कार्ड, डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिलने में। किसी लॉन्ग रेंज मिशन के लिए इस सेंटर पर एक खास ड्रोन भी तैयार किया गया है, जो सुरक्षा और जासूसी के काम भी आ सकता है। ये जो ड्रोन है हमारा वीटॉल ड्रोन है। इसकी खासियत क्या है कि दिखता जहाज की तरह, पर इसको एक तो टेक ऑफ और लैंड करने के लिए ये केवल यहीं से खड़ा हुआ ऊपर वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है और लैंड। इसको कोई रनवे नहीं चाहिए कोई जहाजों की तरह, पर एक पॉइंट के बाद पे ये चारों पंखे जो है बंद होकर वो पीछे वाला शुरू हो जाता है और ये जहाज बन जाता है। तो इसके 2 बड़े अच्छे यूज केसेस हैं। एक, अगर आपको कोई लॉन्ग रेंज मिशन करनी है, जैसे हम ऐसा ही एक ड्रोन बिहार सरकार में एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ में इलीगल लिकर जो होती है, जो बनती है गंगा की गैंजीज के किनारे, उसमें ऐसा एक ड्रोन यूटिलाइज करा जा रहा है जिसमें आप पकड़ पा रहे हैं कि ये सर्वेलेंस की एक्टिविटी हो रही है। और यही सेम ड्रोन सर्वे में भी, अगर आपको बड़ा एरिया ज्यादा कवर करना है एक फ्लाइट टाइम में, तो 75 मिनट तक का ये उड़ के एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल ही कवर करता है। देश में कई ऐसे ड्रोन्स बन रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अहमियत साबित कर रहे हैं और देश के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल साबित हो रहे हैं। ऐसे सेंटर प्रमाण हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान पूरे विश्व का ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। इस मशीनरी सिस्टम से आप समझ सकते हैं कि शायद आने वाले समय में हम विकसित भारत की नई तस्वीर को पेश करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि ड्रोन जो है शायद हो सकता है उस इलाके में पहुंच पाए जो हम लोग अभी से परिकल्पना कर रहे हैं कि जहां पर इंसान नहीं पहुंच सकता और मदद को पहुंचाना है। और एक और बात भी आप समझिए कि ये वो मशीन है जो विकसित भारत की तस्वीर तो पेश करेंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ वरुण सिन्हा। देखिए, किसी रेस्टोरेंट के उद्घाटन की तस्वीरों में अक्सर आपने नेता या फिर नामचीन हस्तियों को देखा होगा, लेकिन लखनऊ में एक रेस्टोरेंट में गाय को वीआईपी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है और ये अनोखा प्रयोग किया कभी डीएसपी और कांग्रेस नेता रहे शैलेंद्र सिंह ने, जिन्होंने अब अपना ऑर्गेनिक फूड का रेस्टोरेंट खोला है और इस रेस्टोरेंट को खोलने का मकसद बहुत खास है। सजी धजी सुंदर सी गाय, ये आम नहीं बल्कि खास गाय है। शंखनाद के बीच इस गाय का हुआ भव्य स्वागत। आखिर ये गाय चीफ गेस्ट जो है, वो मेहमान जिसके आदर सत्कार में हर कोई जुटा है। इस गाय को इतने खास अंदाज में सजाने का अब मकसद भी जान लीजिए। दरअसल इस गाय को वीआईपी ट्रीटमेंट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसे वाकई बतौर वीआईपी गेस्ट ही यहाँ लाया गया है। आमतौर पर आपने किसी चीज के उद्घाटन में नामचीन लोगों को बुलाते देखा होगा, लेकिन यहाँ तो गाय बतौर मुख्य अतिथि आई है। ये तस्वीरें लखनऊ के एक रेस्टोरेंट की हैं। इसकी शुरुआत पूर्व डीएसपी और कभी कांग्रेस नेता रहे शैलेंद्र सिंह ने की है। ये रेस्टोरेंट न केवल पूरी तरह से शाकाहारी है, बल्कि यहाँ जो फूड आइटम्स परोसी जाएंगी वो पूरी तरह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से तैयार होंगी। तो हमने कहा कि डिमांड क्रिएट हमारी जनता करेगी। जैसे ये इस रेस्टोरेंट में खाया लोगों ने, अच्छा लगा, अपने महीने भर का किचन हमसे मांगेंगे और ये डिमांड ही क्रिएट करना हमारा उद्देश्य है इसको खोलने का। और इसके साथ साथ सप्लाई चेन तुरंत हम उन महिलाओं से पूरा कर देंगे जो इसको खेती करना चाहती हैं और सीख चुकी हैं।
तो इसका लिंक करने के लिए लोगों को, महिलाओं को अपना प्रोड्यूस, अपना जो भी है प्रोसेसिंग वाला द्वारा जो तैयार किया गया है उसको अंतिम तक जनता तक पहुंचाने के लिए, ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए ये हम लोगों ने रेडी टू ईट ऑर्गेनिक ओएसिस रेस्टोरेंट खोला है। अब ये रेस्टोरेंट और इसका जायका लोगों को कितना भाएगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल चीफ गेस्ट के तौर पर लाई गई इस वीआईपी गाय की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।